तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 2 यूपीएससी। हम लोग ने अब मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया कवर कर लिया था और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले 10 साल में आए हुए हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में। साथ ही साथ हम इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन और एनालिसिस भी करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्रोसीड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये 2017 का है। Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee? Option first, it decides the RBI's benchmark interest rates. Option second, it is a 12-member body including the government of RBI and is reconstituted every year. And statement three, it functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट है। हमें करेक्ट बताना है। वन ओनली, वन एंड टू ओनली, थ्री ओनली और टू एंड थ्री ओनली। तो अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के स्टार्टिंग के पहले ही स्लाइड्स में कि एमपीसी होता क्या है और इसमें कितने मेंबर होते हैं। तो आप पहले 5 सेकंड के लिए पॉज लीजिए और इसको खुद से आंसर करने का कोशिश कीजिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। और ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था अपने वीडियो में, ये उस वीडियो का ही स्लाइड है कि एमपीसी में हमारे टोटल 6 मेंबर्स थे, जिसमें कि चेयरपर्सन थे जो आरबीआई के गवर्नर है, वही चेयरपर्सन रहते हैं। और उसके बाद आरबीआई डिप्टी गवर्नर इन चार्ज, वन ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय आरबीआई बोर्ड और 3 मेंबर होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल 6 मेंबर्स हैं। और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, इट इज अ 12 मेंबर बॉडी। तो साफ 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 हो गया कि टू तो होगा ही नहीं। तो टू जिसमें है जैसे कि वन एंड टू, टू एंड थ्री, ये दोनों तो ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बच गया थर्ड हमारा, इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कहां से आ गया? हमने अभी देखा कि चेयरमैनशिप किसकी होती है, आरबीआई गवर्नर की। तो थ्री भी हमारा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गया। तो सही ऑप्शन बचता है क्या, हमारा ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, with reference to the Indian economy, consider the following statements. If the inflation is too high, the RBI is likely to buy government securities. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. सेम इसमें 5 सेकंड का पॉज लीजिए और खुद से इसका आंसर करने का कोशिश कीजिए। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज टू एंड थ्री ओनली। और अब ये कैसे होगा, तो हम देखते हैं कि सबसे पहला स्टेटमेंट जो है कि अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करेगी। ये हमने देखा था अपने वीडियोस में कि अगर इन्फ्लेशन हाई रहेगा तो आरबीआई का तो मेन एम रहेगा कि मनी सप्लाई को रिड्यूस करे, क्योंकि उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो आरबीआई क्या करेगा, सेल करेगा। तो बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये तो ऑप्शन में ये पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जब भी इसको अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करती है, सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो स्टेटमेंट वन हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब हम लोग सीधा सीधी ये देख लीजिए कि ए एलिमिनेट हो गया जिसमें वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है। हमारा सीधा डायरेक्ट इसी से ही आंसर हमारा मिल गया, टू एंड थ्री ओनली। तो इस तरीके से यूपीएससी में सी हम लोग के पास जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर हो, बट अगर उन तीन स्टेटमेंट में अगर हम कोई एक या दो स्टेटमेंट भी अच्छे से, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसे अगर हम कवर कर लेते हैं तो वो हमारा आंसर आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो हम लोग को ये देखना था कि ये फर्स्ट नहीं है, तो फर्स्ट नहीं है तो हमको अपने आप आंसर मिल गया टू एंड थ्री ओनली। और अगर इसे आप पढ़ के भी देखें तो क्या है कि अगर रूपी इज रैपिडली डिप्रिसिएटिंग, रुपये का जो वैल्यू है वो डिप्रिसिएट कर रहा है, तो आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स। और ये हाँ सही बात है, क्योंकि आरबीआई इंटरवीन करती है इन द करेंसी मार्केट। और वो क्यों इंटरवीन करती है, टू सपोर्ट द रुपी। क्योंकि एक वीक डोमेस्टिक यूनिट अगर हमारा हो गया, रुपी हमारा और कमजोर होते गया, तो हमारे कंट्री का इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो आरबीआई डायरेक्टली क्या करती है, इस मार्केट में उतरती है। और RBI wishes to prop up rupee value, then it can sell dollars, and when it needs to bring down rupee value, it can buy dollars. और हमने ये पढ़ा था कि कैसे आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से डॉलर्स का सेलिंग और बाइंग करते रहती है उस रेट को कंट्रोल करके रखने के लिए। तो टू तो हमारा सही है।
सिमिलरली स्टेटमेंट 3 भी हमारा सही है कि व्हेन द यूएस रेजेस इट्स डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट दिस टेंड्स टू मेक इंडिया लेस अट्रैक्टिव। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे यूएसए में क्या हो गया, वहां के डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। वहां की बैंक अपने कस्टमर्स को 10% मान लीजिए पहले देती थी, तो अब 12% दे रही है इंटरेस्ट। तो जो वहां के इन्वेस्टर्स जो अभी इंडिया में इन्वेस्ट किए हुए हैं मात्र 6% वाले पे, वो क्या करेंगे, अपना पैसा निकाल के वापस से यूएस मार्केट में डालेंगे कि यहाँ पे हम इंडिया में 6% मिल रहा है, यूएस में तो रेट बढ़ गया है, 12% मिल रहा है, चलो यूएस में ही करते हैं। तो इसलिए अगर इंटरेस्ट रेट यूएसए और यूरोपियन यूनियन में अगर फॉल करते हैं, तो आरबीआई क्या करती है, डॉलर्स को बाय करती है। ये हमारे उसी वीडियो का स्लाइड है जिसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करती है डिफ्लेशन में और सेल करती है इन्फ्लेशन में। तो ये हमारे वीडियो से डायरेक्ट डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई द आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये आंसर नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप इन सारे स्लाइड्स को अगर आप अच्छे से अपने दिमाग में एक बार बैठा लें और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तो इजीली आपके प्रीलिम्स के तो सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी से आएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये तो एक हलवा क्वेश्चन है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ये काम किसका है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना? अब इससे इजी भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कोई बच्चा भी बता देगा कि ये आरबीआई का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी से जो क्वेश्चन आती है वो बहुत डायरेक्ट आती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से, वो आपके लिए एक लो हैंगिंग फ्रूट है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक functions as the lender of last resort usually refers to which of the following। इंडिया में सेंट्रल बैंक को बोलते हैं हम लोग लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और ये हम लोग क्यों बोलते हैं? तो तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहला, लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज। ये आरबीआई ट्रेड और इंडस्ट्री बॉडीज को लेंड करती है जब वो कहीं और से बोरो नहीं कर पाते हैं। दूसरा, ये बैंक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है जब बैंक्स में टेम्पररी क्राइसिस होता है तब। तीसरा, ये गवर्नमेंट को लेंड करती है टू फाइनेंस द बजटरी डिफिसिट, कि इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो डेफिसिट होगा उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ पैसे देती है। इस कारण से इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर बी। और ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि हमें पता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, कि बैंक्स को जब लिक्विडिटी का क्राइसिस होगा तो उस टाइम पे ये उसको प्रोवाइड करती है आरबीआई। तो टू तो सही है हमारा। अब ये देख लेते हैं, लेंडिंग टू ट्रेड क्या आरबीआई इंडस्ट्री बॉडीज और ट्रेड वाले को देती है? तो जी नहीं, ये तो पहले ही गलत है, तो वन ऐसे ही गलत हो गया यहाँ पे भी। सिंपली थर्ड, लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डिफिसिट, जो बजटरी डिफिसिट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट को लेंड करती है, तो क्या उसे हम लोग उस कारण से बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? नहीं, ये लास्ट रिजॉर्ट किसके लिए है? बैंक्स के लिए है। और ये हमने पढ़ा भी था अपने क्वांटिटेटिव टूल्स वाले वीडियो में कि एमएसएफ क्या होता है। एमएसएफ में हमने पढ़ा था कि ये लास्ट रिजॉर्ट होता है। इट इज द टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू प्रोवाइड इमरजेंसी फंडिंग टू बैंक्स। आरबीआई बैंक्स को इमरजेंसी फंड देती है उनके लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये लास्ट रिजॉर्ट इस कारण से बोला जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस। तो हम देख रहे हैं ये कितने इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से, और ये लगभग हर एक साल आया है। इसके पहले वाला क्वेश्चन 22 का था, ये 2021 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, ये 2020 का है। और क्वेश्चन क्या है कि इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग इट वुड नॉट डू। तो इसके लिए हमने पढ़ा था हमारे गोल्डन रूल में कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में क्या करती है गवर्नमेंट, सॉरी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में क्या करती है आरबीआई। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर आरबीआई डिसाइड करती है कि वो अब एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रखेगी, अडॉप्ट करेगी, तो इनमें से क्या नहीं करेगी, इस बात पे हमेशा ध्यान दीजिए। व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करेगी। सबसे पहला, कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर,
एसएलआर को कट कर देगी और ऑप्टिमाइज करेगी। दूसरा है इंक्रीजिंग द एमएसएफ रेट, एमएसएफ रेट को बढ़ाएगी। और तीसरा है कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, कि बैंक रेट को कट कर देगी। तो ये हम ध्यान में देंगे कि ये नॉट डू है, क्या नहीं करेगी, ये नहीं कि क्या करेगी। तो इसको एक बार आंसर करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज आंसर बी, दैट इज टू ओनली। ये क्या नहीं करेगी, एमएसएफ को इंक्रीज नहीं करेगी। और क्यों? क्योंकि with the increase of MSF, cost of borrowing increases for banks, resulting in reduced available resources to lend. एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में हमने क्या देखा था, एक्सपैंड करना है इकोनॉमी को, ग्रोथ बढ़ाना है मतलब। तो अगर हम लोग एमएसएफ रेट को इंक्रीज कर देंगे, तो एमएसएफ के रेट को अगर हम लोग इंक्रीज किए तो बैंक के पास पैसा कम होगा, और बैंक के पास अगर पैसा कम होगा तो वो लेंडिंग अपना कम कर देगी। लेंडिंग कम कर देगी तो कोई भी लोग एक्सपैंड कैसे कर पाएंगे, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से एमएसएफ रेट हम लोग इंक्रीज नहीं करेंगे अगर हम लोग एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करना चाहते हैं, हम लोग अगर ग्रोथ चाहते हैं। तो इस कारण से टू क्या है, टू हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। और क्योंकि हमको यही बताना है कि क्या नहीं करना है, ये तो हम लोग करेंगे, कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर। क्योंकि एसएलआर को रिड्यूस करने से क्या होता है, बैंक्स में लिक्विडिटी ज्यादा आएगी, बैंक के पास ज्यादा पैसे बढ़ेंगे, ज्यादा पैसा रहेगा तो ज्यादा लेंड करेगा, और ज्यादा लेंड करेगा तो इकोनॉमी एक्सपैंड करेगा। सिंपली अगर बैंक रेट और रेपो रेट को हम लोग कट करते हैं, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करती है, आरबीआई रिड्यूसेस रेपो रेट एंड बैंक रेट, वही काम करती है ताकि लिक्विडिटी बढ़े। बैंक रेट को कम कर दिए, रेपो रेट को कम कर दिए, तो इसमें भी बैंक्स के पास पैसे ज्यादा होंगे, पैसा ज्यादा होंगे तो वो लेंडिंग ज्यादा करेगी, और लेंडिंग ज्यादा करेगी तो इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। और ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में हमारा मेन एम यही रहता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली। और ये हमने देखा भी था अपने स्लाइड्स में कि एसएलआर में क्या करती है, एक्सपेंशनरी में क्या करती है, डिक्रीज द एसएलआर। उसी तरीके से रेपो रेट में क्या करती है, जब हम लोग देखे थे कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी अगर फॉलो करना है बैंक्स को, तो बैंक्स सिंपली डिक्रीज द रेपो, एक्सपेंशनरी में क्या करेगी, डिक्रीज द रेपो। तो ये बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, उसके बाद तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो द करेक्ट आंसर इज टू ओनली, ऑप्शन बी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। When the Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio, that is SLR, by 50 basis point, which of the following is likely to happen? ये तो आप सबको आंसर कर देना चाहिए कि अगर एसएलआर को हम लोग 50 पॉइंट से कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो इनमें से क्या होगा? क्या इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर ज्यादा कैपिटल लेके आ जाएंगे? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अपने लेंडिंग रेट्स को कट कर देंगे? इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंक, या फिर लिक्विडिटी को कम कर देगा? तो द करेक्ट आंसर इज द ऑब्वियस वन, द ऑप्शन सी, कि अपने लेंडिंग रेट्स को सारे बैंक्स कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब एसएलआर कम है, और एसएलआर कम है तो उनके पास अपने लिक्विड रिजर्व्स को अब बहुत कम रखना है। बहुत कम रखना है तो वो अब क्या कर सकते हैं, अब लेंडिंग ज्यादा कर सकते हैं। और अगर वो ज्यादा लेंडिंग कर रहे हैं तो वो कम रेट पे भी कर सकते हैं। ये तो बेसिक साइंस था इसके पीछे का। तो और ये हम लोग को साफ भी दिख रहा है कि इंडिया का जीडीपी रोड डायरेक्ट कैसे बढ़ जाएगा, ये तो होगा नहीं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी, अगर एसएलआर कम कर रहे हैं तो ये लिक्विडिटी रिड्यूस कहाँ से हो जाएगी, तो ये तो ऐसे ही गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन सी, दैट इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मे कट देयर लेंडिंग रेट्स। तो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है 2015 का। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना बल्क में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, और ये क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं कि जो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 2015 में पूछा था कि विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, इनमें से कौन से मॉनेटरी पॉलिसी की कंपोनेंट्स है? अब बताइए इससे इजी क्या हो सकता है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन है। तो हमने देखा था, हाँ बैंक रेट तो है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, पब्लिक डेट, ये कहाँ से आ गया भाई, पब्लिक रेवेन्यू नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सी, 1 और 2। अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या होता है कंपोनेंट्स, कुछ क्वांटिटेटिव होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव में सीआरआर, एसएलआर, एलएएफ दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बैंक रेट, एमएसएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्वालिटेटिव में होता था हमारा मोरल सुएशन, क्रेडिट राशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, लोन टू वैल्यू रेशियो, डायरेक्ट एक्शन।
तो हम लोग बस इतना ही पढ़े थे, यही थे सारे कंपोनेंट्स। तो ये अचानक से इसमें ये पब्लिक डेट कहाँ से आ गया और पब्लिक रेवेन्यू कहाँ से आ गया? तो सिंपल है, इसका सिर्फ क्या होगा, सी 1 एंड 2 बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। So now moving on to our next question. The term marginal standing facility rate and net demand and time liabilities, ये न्यूज में हमेशा आते रहती हैं, तो ये किससे रिलेटेड है? अब बताइए, इससे आसान क्या हो सकता है? ये बस ये पूछ रहा है कि ये टॉपिक है कहाँ का, ये बस हमको बता दो कि एमएसएफ टॉपिक कहाँ का है, कम्युनिकेशन का है, मिलिट्री का है, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का है? नहीं भाई, ये तो किसका, बैंकिंग ऑपरेशंस का है। तो यू सी कितना इजी इजी क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स के इस पोर्शन से, हमारे मैक्रो इकोनॉमी से। और ये क्यों मैक्रो इकोनॉमी इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों मेरा एम्फेसिस है मैक्रो इकोनॉमी पे, मैंने क्यों पॉलिटी और हिस्ट्री का वीडियो स्टार्ट नहीं किया, सबसे पहले इकोनॉमी से स्टार्ट किया, क्योंकि आई नो कि पॉलिटी के आप लक्ष्मीकांत के आपको हजारों पढ़े होंगे, आपके पास हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया पढ़ लो आप, स्पेक्ट्रम से वो एनफ है। बट अगर आपका इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसके लिए मार्केट में बहुत कम अच्छे सोर्स अवेलेबल है, और ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। इससे यूपीएससी में अगर आपका ये पोर्शन कवर्ड है, तो आपके आसानी से प्रीलिम्स निकलेंगे। जितने भी क्वेश्चन, भले 2023 का भी अगर आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिए, 2023 में बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आए थे जो जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट फिर भी उसमें इकोनॉमी का ऐसा क्वेश्चन था कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आसानी से उसे बना पाइएगा। तो इस कारण से पूरा का पूरा आपको एम्फेसिस देना पड़ेगा इकोनॉमी के लिए। बढ़ते हैं हम खैर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द context of the Indian economy, which of the following are purposes of statutory reserve requirements? तो आप देख रहे हैं ये एसएलआर का कितना क्वेश्चन अभी तक हमें आ गया है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का क्या पर्पस है। तो क्या ये टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस बैंक्स कैन क्रिएट, या फिर टू मेक द पीपल डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स, to force the banks to have sufficient vault cash to meet their day to day requirements? तो इसमें हम लोग को ये बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो अभी तक हम लोग ने जितना पढ़ लिया है, ये क्वेश्चन तो आपको अपने आप से कर लेना चाहिए। तो पॉज फॉर अ सेकेंड और खुद से सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली, टू इनेबल द बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है भाई, हाँ, कि बैंक कितने एडवांसेस बना रहा है, मतलब कितने उस लोन्स को आगे फॉरवर्ड करता है, उसको कंट्रोल करना एक पर्पस है एसएलआर का। सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है कि आप लोगों के डिपॉजिट को सेव करना, तो ये एसएलआर का पॉइंट ये नहीं है। तो टू तो ऐसे ही नहीं होगा कि लोगों के जो पैसे डिपॉजिट है सेफ में बैंक को, उसको सेव करने के लिए नहीं, उसको सेव करने के लिए क्या होता था, सीआरआर होता था, कैश रिजर्व रेशियो। तो टू तो होगा नहीं। तो टू किसमें है भाई, इसमें, इसमें इनहेरिटेंस, आपका आंसर डायरेक्ट ऐसे ही निकल जाता सिर्फ अगर आप इस टू को एलिमिनेट कर देते हैं। थर्ड भी देख सकते हैं आप। तो थर्ड क्या है, टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स। तो भाई आरबीआई को क्या दुश्मनी है कमर्शियल बैंक से, वो क्यों नहीं चाहेगी कि एक्सेसिव प्रॉफिट बनाए? तो ये तो कोई पॉइंट होता नहीं है, तो थर्ड तो ऐसे ही नहीं होगा। तो सिर्फ अगर आप थर्ड को भी कर सकते तो आपका सी और डी ये दोनों एलिमिनेट हो जाता। फोर्थ क्या है, टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मेट देयर डे टू डे। ये बैंक को आरबीआई फोर्स नहीं करती है कि अपना सफिशिएंट वॉल्ट कैश रखो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए एसएलआर थोड़ी होता है। तो स्टेटमेंट फोर भी इनकरेक्ट है। तो हमारा सही आंसर क्या होता है, आंसर ए, वन ओनली, दैट इज टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट। कितने पैसे वो लोन में घुमा सकती है कमर्शियल बैंक, इसको कंट्रोल करना मेन पर्पस होता है एसएलआर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2013 का क्वेश्चन है। Supply of money remaining the same when there is an increase in demand for money, there will be, अगर सप्लाई ऑफ मनी सेम है एक इकोनॉमी में और डिमांड ऑफ मनी इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा क्या होगा? सबसे पहला, अ फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर बी, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अब हम समझेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है। क्योंकि अगर सप्लाई ऑफ मनी सेम है और डिमांड ऑफ मनी में इंक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही। क्यों? क्योंकि बैंक्स कैन ड्रॉ कस्टमर्स एंड इनकरेज डिपॉजिट्स फ्रॉम देम। तो अगर मनी की डिमांड ज्यादा है मार्केट में,
तो बैंक्स क्या करेगी, बैंक बोलेगी कि अरे हम इंटरेस्ट रेट और बढ़ा देते हैं, सेविंग रेट पहले जो 4% था उसको हम 8% कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 8% से अब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे और वो अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे। तो जो सबके पॉकेट का पैसा है वो कहाँ आ रहा है, मार्केट में आ रहा है, बैंक्स के पास आ रहा है। और बैंक्स के पास जैसे ही पैसा आएगा तो फिर क्या करेगा, इसको बैंक और लेंड करेगा और इसको मार्केट में घुमाएगा। तो इसीलिए अगर डिमांड फॉर मनी बढ़ता है, तो डिमांड फॉर मनी बढ़ रहा है, इसके इसका मतलब क्या है कि बैंक के पास अभी पैसे कम है, उसको और पैसे चाहिए। तो उसको और पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो वो सारे लोगों से पैसा लेगा और लोगों से पैसे लेने के लिए उनको अट्रैक्ट करना होगा कि भाई क्यों लोग अपने पॉकेट से, अपने घर से पैसा निकाल के बैंक में डालेंगे? कि अगर अगर उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, तो अगर जैसे उनको पहले 4% मिलता था, बैंक बोलेगी अब ये लो 8%, ये ले 10%, ये ले 12%। तो अब क्या करेंगे, सारे लोग दौड़ के आएँगे कि हाँ, चलो बैंक में डालते हैं पैसा। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अगर सप्लाई ऑफ मनी सेम है और डिमांड ऑफ मनी इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? ये भी हमने अभी तक 3-4 बार देख लिया। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? बोरोइंग बाय शेड्यूल्ड बैंक्स फ्रॉम आरबीआई? नहीं, ये तो नहीं होता है। लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड? ये भी नहीं होता है। परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? हाँ भाई, यही होता है। हमने देखा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन के समय आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करती है और इसके बदले कुछ पैसे देती है। इन्फ्लेशन में क्या करती है, पैसे ले लेती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देती है। तो बेसिकली ओएमओ क्या होता था, बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और ये 2 बार आ चुका है मनी मल्टीप्लायर से। मनी मल्टीप्लायर आपको याद होगा, तो हमने पढ़ा था मनी सप्लाई वाले में, 2019 में भी आया है, 21 में भी आया है कि मनी मल्टीप्लायर एक इकोनॉमी में इंक्रीज करता है कब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग? क्या जब सीआरआर बढ़ता है तब, क्या जब एसएलआर बढ़ता है तब, क्या जब बैंकिंग हैबिट्स बदलते हैं लोगों के तब, या फिर जब पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज होता है तब? तो मनी मल्टीप्लायर अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, इट इज अ टर्म इन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स दैट इज अ फेनोमेनन ऑफ क्रिएटिंग मनी इन द इकोनॉमी। बैंक, याद कीजिए हमने पढ़ा था कि मनी सप्लाई में बैंक पैसे बनाती कैसे है, मनी को मल्टीप्लाई कैसे करती है। तो जितना ज्यादा बैंक के पास रिजर्व आएगा, जितना ज्यादा बैंक के पास डिपॉजिट आएगा, बैंक उतना ज्यादा मनी मल्टीप्लाई कर सकती है, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर का यही फॉर्मूला था, 1/रिजर्व रेशियो। तो जितना ज्यादा पैसा बैंक के पास आएगा उतना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर काम करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे अपने डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिए सारे बैंक्स में, तो इससे वो पैसे को और ज्यादा मनी को मल्टीप्लाई कर सकती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। तो ये थे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस 10 इयर्स के जो कि पूछे गए थे हमारे चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया से और मनी सप्लाई से। तो हमने देखा कि कितने इजी इजी क्वेश्चन थे, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड के क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको पूरा का पूरा इकोनॉमी को कवर करना है यूपीएससी के लिए, तो मैंने एक कंप्लीट इकोनॉमी का सीरीज बनाकर रखा है अपने इसी चैनल पे। आपको ऊपर से आई बटन में वो मिल जाएगा और आप उसको स्टार्ट से लेके पूरा कवर कीजिए, तभी जाके आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और इवन आप अटेम्प्ट भी ले सकते हैं। क्योंकि सी, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके आराम से वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं कि बैंकिंग सेक्टर क्या है, उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है और इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या क्या रोल है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।